अब देखिए ये भी मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, तभी यहाँ पर मैंने ये लिख रखा है। अब देखिए क्वेश्चन कौन सा है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ की आम सभा में स्वीकृत प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित कौन सी 3 शिकायतों का जिक्र किया गया। तो पहले हम क्वेश्चन यहाँ तक देखेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चंस हैं ये। तो देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं 3+3 लिख रखा है, इसका मतलब है 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन 3 नंबर का है और दूसरा क्वेश्चन भी 3 नंबर का है। अगर आप केवल पहले का आंसर देते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, अगर आप दूसरे का भी देते हैं तो 3 मिलकर 6 हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो ये फर्स्ट देखिए, हमें बताना है 1992 में यूएनओ की जो आम सभा है उसमें क्या हुआ, जो सुरक्षा परिषद है उससे संबंधित 3 शिकायतें आई थी। जो सुरक्षा परिषद में जो कमियां हैं वह बताई गई थी, तो वो कौन सी कमी है वो बतानी है हमें। तो देखिए पहला था सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। पहली शिकायत क्या थी या फिर पहली सुरक्षा परिषद की कमी क्या है। तो जो सुरक्षा परिषद है वह क्या है, अब राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसका मतलब है कि वह अब राजनीतिक रूप से उतने अच्छे फैसले नहीं ले पाती है, उतने सटीक जो फैसले होते हैं वो नहीं ले पाती है। तो राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी करती है या फिर उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती है वह सही तौर पर। अगला देखिए, सुरक्षा परिषद के निर्णयों पर पश्चिमी मूल्यों तथा हितों की छाप होती है। इसका मतलब है कि सुरक्षा परिषद जो भी निर्णय लेती है, जो भी फैसला लेती है, उस पर क्या है, पश्चिमी मूल्यों की, यानी कि पश्चिम के जितने भी देश हैं उनके हित उससे जुड़े, उनके जो हित हैं उस फैसले से जुड़े होते हैं। इसका मतलब है सुरक्षा परिषद में जितने भी फैसले लिए जाएंगे, जितने भी निर्णय लिए जाएंगे, उसमें किसका लाभ होगा, पश्चिम के देशों का, क्योंकि उन्हीं के हित जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है अब सुरक्षा परिषद क्या है, चंद देशों के लिए ही बनी रह गई है। अब देखिए तीसरी जो इसकी कमी है वह है सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व का आधार समान नहीं है। तो ये भी इसकी सबसे बड़ी कमी बताई गई कि जो सुरक्षा परिषद है उसमें जो प्रतिनिधित्व का आधार है वह समान नहीं रहा है। इसका मतलब है जैसे कि जो वीटो पावर सुरक्षा परिषद के अंतर्गत ही है। सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य हैं, एक तो स्थायी सदस्य और एक अस्थायी सदस्य। जो स्थायी सदस्य हैं वो पांच स्थायी सदस्य हैं। तो वो जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके पास क्या है, वीटो पावर है। इसका मतलब है जो अस्थायी सदस्य अगर किसी फैसले को मंजूरी दे देते हैं और स्थायी सदस्य जो ये 5 हैं उनमें से 4 भी दे देते हैं और एक स्थायी सदस्य अगर यह कह दे वीटो, तो इससे क्या है, वह फैसला वहीं का वहीं रुक जाएगा। इसका मतलब है जो स्थायी सदस्य अगर चाहेंगे कि ये फैसला ना हो, यह निर्णय ना लिया जाए, तो वो क्या है, वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे और उस फैसले को रोक देंगे, चाहे वह विश्व के लिए हितकारी ही क्यों ना हो। तो इससे क्या है, जो सुरक्षा परिषद है उसमें प्रतिनिधित्व का जो आधार है वह अब समान नहीं है। सुरक्षा परिषद में जो प्रतिनिधित्व का आधार है वह समान नहीं है। अगला देखिए सुरक्षा परिषद की, अब जो अगला क्वेश्चन था वो देखिए, सुरक्षा परिषद की नई स्थायी सदस्यता के लिए प्रस्तावित किन्हीं 3 मानदंडों का वर्णन कीजिए। इसका मतलब है इसी आम सभा में जो 1992 की आम सभा हुई थी उसी में जो सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए जो कोई भी देश है उसे कौन से मानदंड बताए गए कि इन मानदंडों पर अगर कोई देश खरा उतरेगा तो वो क्या स्थायी सदस्य बन जाएगा। तो वो कौन से थे, तो देखिए पहला था एक बड़ी आर्थिक तथा सैन्य शक्ति होना चाहिए। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि जो भी देश स्थायी सदस्यता प्राप्त करना चाहता है वह आर्थिक रूप से क्या है, मजबूत होना चाहिए और उसके पास अच्छी खासी जो सेना है वो होनी चाहिए, यानी कि सैन्य शक्ति भी होनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र के बजट में संबंधित देश का अधिक योगदान हो। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ
कि बजट में योगदान सबसे अधिक होना चाहिए। अगर कोई भी देश स्थायी सदस्यता प्राप्त करना चाहता है तो उसका योगदान यूएनओ के बजट में अधिक होना चाहिए। और कौन सा था अगला मानदंड? वो था लोकतंत्र तथा मानव अधिकारों का सम्मान करता हो। जो भी देश स्थायी सदस्यता प्राप्त करना चाहता है वह क्या है? लोकतंत्र का सम्मान करता हो और मानव अधिकारों का सम्मान करता हो। इन पर खरा उतरेगा तो वो क्या है? स्थायी सदस्यता प्राप्त कर जाएगा। सामने क्वेश्चन है 1947 से 1962 तक भारत चीन संबंधों का वर्णन कीजिए। तो जो भारत चीन के जो संबंध रहे हैं उन्हें आपको बताना है, पर आपको ध्यान रखना है कि कब से लेकर कब तक के पूछा गया है। तो ये जो सन है 1947, यानी 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ था। तो जब से लेकर हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ था, जब से लेकर जब हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था, तब तक का हमें बताना है, उनके बीच में जो संबंध रहे थे भारत चीन के बीच में। तो देखिए 1947 से भारत चीन के संबंधों की शुरुआत मित्रतापूर्ण वातावरण में हुई, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और 1949 में चीनी क्रांति हुई थी। तो इसमें जो उस समय हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे नेहरू। तो जो नेहरू हैं उनका झुकाव चीन की तरफ था, इसलिए जो नेहरू है उन्होंने चीन की जो साम्यवादी सरकार है उसको भी मान्यता दिलाने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। तो इससे क्या है, अगर भारत चीन की मदद करता है तो भारत चीन के जो संबंध थे वो मित्रतापूर्ण रहे थे उस समय। तो परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पूरा योगदान दिया कि जो चीन की साम्यवादी सरकार है उसे विश्व में भी मान्यता प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीनी सरकार को मान्यता दिलाने में सहायता की थी। तो इन 2 पॉइंट से हमें पता चलता है कि भारत और चीन के बीच में मित्रतापूर्ण संबंध रहे थे, परंतु ऐसा क्या हुआ था कि उनके बीच में युद्ध जैसी जो भावना उत्पन्न हो गई। तो उसका कारण था तिब्बत, जो तिब्बत समस्या है उसका कारण था। इसके साथ साथ और भी, जैसे अक्साई चीन जो क्षेत्र है उस पर चीन ने कब्जा कर लिया था। इसके साथ साथ उन्होंने जो अरुणाचल प्रदेश के जितने ज़्यादातर जो हिस्से हैं उन पर भी कब्जा कर लिया था। तो इसका मतलब है जो चीन है वो भारत के जो क्षेत्र हैं उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। परंतु हमें पता है कि 30 अप्रैल 1954 में पंचशील जो समझौता है भारत के प्रधानमंत्री जो नेहरू है और चीन के जो प्रमुख चाउ एन लाई है उनके बीच में ये समझौता हुआ था। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो पंचशील सिद्धांत है वो क्या होता है, या फिर पंचशील समझौता। जो पंचशील सिद्धांत है वही क्या समझौता होगा भारत और चीन के बीच में। जो सिद्धांत थे पंचशील को लेकर, जो 5 सिद्धांत थे जिसमें आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना भी शामिल था। तो ये जो पंचशील सिद्धांत है भारत और चीन के बीच में उसमें हस्ताक्षर हुआ था। परंतु जब भारत, अभी थर्ड पॉइंट देखिए, भारत और चीन के संबंधों में 1950 के बाद तनाव आने लगा। तो 1950 तक तो भारत और चीन के जो संबंध थे वो सही रहे, परंतु 1950 के बाद उन दोनों के जो मित्रतापूर्ण संबंध था वह कहीं ना कहीं खत्म होना शुरू हो गया। उसका एक कारण था चीन का तिब्बत पर कब्जा कर लेना, वो भी कब? 1950 में। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया 1950 में, तभी से भारत और चीन के बीच में जो मित्रतापूर्ण संबंध था वह खत्म होना शुरू हो गया। चीन के द्वारा तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की जो खबरें थी वो भारत के सामने आनी शुरू हो गई थी, और इससे जो भारत के प्रधानमंत्री थे उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, और जो तिब्बत है उनकी तरफ उनका झुकाव होना शुरू हो गया था। जैसे ही 1959 जो है उस साल में जो तिब्बत के धार्मिक नेता कहे जाएंगे उनका नाम था दलाई लामा। उन्होंने क्या किया, वह तिब्बत के थे दलाई लामा, वो भारत में जो दलाई लामा थे तिब्बत के, उन्होंने भारत से राजनीतिक शरण मांगी। इसका मतलब है कि जो भारत है वह क्या करेगा, राजनीतिक रूप से दलाई लामा यानी कि तिब्बत का समर्थन करेगा। इस चीज़ को मांगा दलाई लामा ने और भारत ने इसको स्वीकृति दे दी। तो इससे क्या हुआ, अब देखिए, जो दोस्त का दोस्त क्या होता है, दोस्त होता है, और अगर दुश्मन का साथ दिया जाए तो हमारा दोस्त भी हमारा दुश्मन बन जाता है। इसी तरीके से जब भारत ने तिब्बत का समर्थन किया तो इससे क्या हुआ, चीन का वह क्या था, एक तरीके से दुश्मन था।
तो चीन का भी हमारी तरफ क्या हो गया, नकारात्मक व्यवहार हो गया। इस बात से जो चीनी सरकार है उन्हें लगा कि हमने जो पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया था उसका हमने पालन नहीं किया है, क्योंकि पंचशील समझौता था उसके अंतर्गत क्या था, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। तो जब भारत ने चीन के मामले में हस्तक्षेप किया यानी कि तिब्बत को समर्थन दिया तो चीन को यह बात खटकी। तो चीन का कहना था कि भारत ने उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप दिया है, परंतु ये आंतरिक मामला नहीं था। अब देखिए जो फोर्थ पॉइंट है उसमें देखते हैं 1957 से 1959 के बीच में जो चीन है उसने क्या किया, अक्साई चीन का जो क्षेत्र है भारत में उस पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे चीन ने जो अरुणाचल प्रदेश के जितने ज़्यादा जो हिस्से हैं उन पर भी अपना कब्जा जता लिया। तो इसका मतलब था जो चीन है वो क्षेत्र हड़पने की लालच में था। तो इसे देखते हुए जो अक्टूबर 1962 में जो चीन है उसने खुद ही क्या किया, आक्रमण कर दिया उन क्षेत्रों पर और इसके बाद भारत और चीन के बीच में जो युद्ध है वह शुरू हो गया। तो अगर हम देखें शुरुआत में जो अगर चीन और भारत का संबंध देखते हैं 1950 तक तो उनका संबंध कैसा था, मित्रतापूर्ण था, परंतु जैसे ही तिब्बत मसला आता है तो हमारा और भारत और चीन का जो संबंध है वह टूटता हुआ नजर आता है, उसमें दरार पड़ती हुई नजर आती है। और जैसे जैसे चीन का लालच बढ़ता है वह अक्साई चीन के क्षेत्रों पर कब्जा करता है, इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करता है और इसी को हड़पने के लिए वह 1962 में अक्टूबर के 1962 में क्या करता है, युद्ध करता है। तो उसके बाद हमारा भारत और चीन का जो संबंध है वो काफ़ी समय तक खराब रहा। तो ये था भारत और चीन के संबंध, वो भी कब से लेकर कब तक, 1947 से लेकर 1962 तक। अगर इस क्वेश्चन को, अब तो ये सिंपल जो क्वेश्चन है आपसे पूछ रखा है, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है 1962 के युद्ध के कारण बताइए या फिर 1962 में युद्ध क्यों हुआ था चीन और भारत का, तो यही क्या है, अगर 4 नंबर में आए तो यही जो आंसर है आपका सही होगा, क्योंकि 1962 के युद्ध के कारण भी यही होंगे और 1962 में युद्ध क्यों हुआ था, भारत और चीन का संबंध क्यों बिगड़े थे, उसका भी कारण यही है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म करनी होगी क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।